दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे कि इस बार हरियाणा की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। आमतौर पर हरियाणा की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। एक ध्रुव कांग्रेस और दूसरा ध्रुव चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी। बीजेपी हमेशा से एक तीसरा ध्रुव रही है हरियाणा की राजनीति में, लेकिन उसने राजनीति अक्सर की देवीलाल परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन के तौर पर, या एक बार चौधरी बंसीलाल की एक क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन के तौर पर। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और बीजेपी जो कभी बैसाखी बनती थी दूसरे दलों की, क्षेत्रीय दलों की सत्ता में पहुंचने के लिए, उसने अपने दम बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव होने जा रहा है तो सीधे तौर पर चुनाव मैदान में मुकाबला भले कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन एक तीसरा कौन इस चुनाव का जरूर होगा। 2014 में वो कौन थी? चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला परिवार की पार्टी इनेलो, जो मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी और 10 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। 2019 में जब बीजेपी दोबारा सरकार बनाने के लिए जनादेश लेने मतदाताओं के पास गई तो वो तीसरा कौन बन गई? चौधरी देवीलाल के परिवार और पार्टी में विभाजन से बनी एक नई पार्टी, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी 10 सीटें जीती। तो परिणाम यह निकला कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें पीछे रह गई और कांग्रेस जो सत्ता की दौड़ लगा रही थी वो अपने आंकड़े से 15 सीटें पीछे रह गई बहुमत के। नतीजा निकला कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। जाहिर है सीएम की कुर्सी एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने संभाली, जो 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी आलाकमान की चौंकाने वाली पसंद के रूप में सामने आए थे। एक बात और दोस्तों, हरियाणा की राजनीति अक्सर 3 लालों के इर्द गिर्द घूमती रही लंबे समय तक। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और फिर चौधरी भजनलाल। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के रूप में 2014 में जब हरियाणा के चौथे लाल ने सत्ता संभाली, उसके बाद समीकरण तेजी से बदले। बीजेपी सत्ता की प्रमुख खिलाड़ी बन गई। कांग्रेस और इनेलो रह रहकर सत्ता के लिए अपनी दावेदारी पेश करते रहे वापसी के लिए। और 2019 में जेजेपी के रूप में एक सत्ता की नई खिलाड़ी हमारे सामने आई। 2014 में भी त्रिकोणीय मुकाबला था, 2019 में भी त्रिकोणीय मुकाबला था और 2024 में कह सकते हैं वो मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय चतुष्कोणीय भी हो सकता है। इस बीच एक बदलाव और, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया और गठबंधन टूटने का मौका था या मौका बना जब हरियाणा में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बनाया। लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने इसी साल मार्च में सत्ता छोड़ दी और उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी जो पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद थे और मनोहर लाल खट्टर इस बार 18वीं लोकसभा में करनाल से सांसद बने और सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में आवास, शहरी विकास और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री हैं।
एक और राजनीतिक परिवर्तन, ओम प्रकाश चौटाला परिवार की जो परंपरागत पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो, उसके और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ। बीएसपी यानी उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है। अभी इसी साल अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती। संकेत साफ है, टक्कर बराबरी की है। और उन्हीं लोकसभा चुनावों में अगर विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 46 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 44 सीटों पर बीजेपी। फिर मुकाबला बराबरी का है। लेकिन इस बराबरी के मुकाबले में देखना यह होगा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ पाती है क्या, जो वो 2009 में नहीं कर पाई, 2014 में नहीं कर पाई, 2019 में नहीं कर पाई। इसमें दो राय नहीं कि इस समय ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड दे रखा है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, 2009 में अशोक तंवर गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जो लौटे थे कांग्रेस में वो फिर चले गए, और पिछले दिनों किरण चौधरी भी चली गई। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कुलदीप बिश्नोई, जैसा मैंने पहले कहा कि हरियाणा की राजनीति जिन 3 लालों के इर्द गिर्द घूमती रही उनमें से भजन लाल के बेटे हैं। और किरण चौधरी उन्हीं 3 लालों में से एक, और शायद सबसे पुराने लाल चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू है। तो ये नेताओं का अलगाव कांग्रेस को कितना प्रभावित करेगा देखना दिलचस्प होगा। एक बात और जो साफ हो रही है वो ये कि जिस तरह से हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, उसको लेकर भी जो अब कांग्रेस में हुड्डा विरोधी कुछ लोग बच गए हैं, कुमारी शैलजा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, 10 साल तक केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और इस समय कांग्रेस की महासचिव है राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी नाराज हैं। और एक और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी नाराज है। तो ये नाराजगी क्या गुल खिला सकती है? कांग्रेस आला कमान इस नाराजगी को दूर करते हुए सभी नेताओं को एक साथ लेकर एकजुट कर सकता है कि पार्टी को चुनाव में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक बात और कि चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस या कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को पेश कर रहे हैं एक चेहरे के तौर पर, लेकिन इन दोनों के पीछे चाणक्य की भूमिका होगी। उसमें बीजेपी में चाणक्य की भूमिका में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, और दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के पीछे होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं। जाहिर है मैदान खुला है, मुकाबला लगभग सीधा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तीसरा और चौथा कोण इनेलो, बसपा गठबंधन और जेजेपी, और 5वां कोण भी इस बार एक बार काउंट कर लीजिए आम आदमी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ लड़ी थी, 1 सीट उसके हिस्से आई थी लेकिन जीत नहीं पाई। इस बार अकेले लड़ेगी सभी 90 सीटों पर। तो ये तीसरे, चौथे, 5वें कोण कितने वोट काटेंगे, किसके वोट काटेंगे, वो मुझे लगता है कि सीधे मुकाबले में भी सत्ता संतुलन या सत्ता का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान बनते बिगड़ते समीकरणों के, विभिन्न नेताओं दलों के तेवरों के, और फिर 1 अक्टूबर को मतदाता जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों का और राजनीतिक दलों का भाग्य
बंद करेंगे और 4 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसका। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।